अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हम बायोस्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर उसका देखा, उसमें हमने डिफरेंट यूजेस देख लिए थे। आज हम उसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, यूजेस के साथ मिलती जुलती ही होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जी जो एग्जांपल्स ऑफ यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स हैं एक्चुअल में। तो सबसे फर्स्ट एपिडेमोलॉजी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि एपिडेमोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन पॉपुलेशन। एक्चुअल में इसमें हमने क्या देखना होता है कि कोई डिजीज़ कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और हमने उसमें देखना है कि उसमें जो आपके पास हेल्थ एंड डिजीज़ उस पॉपुलेशन में कितनी हो चुकी है, वो भी हमने इसमें डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, कि यानी कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने लोगों में कोई डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो चुकी है, वो फैल चुकी है, और कितने लोग वहाँ से रिकवर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक्चुअल में स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें हम सबसे फर्स्ट तो ये देखेंगे कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि बायोस्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करेगी इन्फेक्शन रेट को आइडेंटिफाई करने में। यानी कि रेट मतलब स्पीड, कि कितने रेट से एक दिन में या एक घंटे में कितने लोगों को ये डिजीज हो रही है। तो वो जो वैल्यूज होती हैं एक्चुअल में, वो जो डाटा होता है, वो बायोस्टैटिस्टिकल मेथड से, बायोस्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमें बता रही होती हैं कि अगर एक दिन में 20 पेशेंट्स हुए हैं, तो मतलब अगर ये डिजीज एक मंथ तक चलती गई तो कितने पेशेंट इसके हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन का रेट है कि कितनी स्पीड से ये डिजीज फैल रही होती है। तो वो डिफरेंट हमें वैल्यूज, डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स यूज करके, डिफरेंट टेक्निक्स हम क्या करते हैं, ये चीजें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जाहिर सी बात है हम उन पेशेंट्स को मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, वैक्सीनेशन भी अगर उनकी कर रहे होते हैं, तो हम उनमें ये चेक करते हैं रिकवरी रेट कितना हुआ है, कि कितने हमारे पास पेशेंट थे उस डिजीज के, उनको हमने वो मेडिसिन दी है और कितने वो रिकवर हो गए हैं। याद है आपको कोरोना के दिनों में ये चीज बताई जा रही होती थी कि भाई आपके पास एक दिन आज इतने पेशेंट उसमें फलां एरिया के अंदर, लाहौर या किसी एक सिटी का नाम बता के वो साथ में ये बात करते थे कि इतने पेशेंट्स आज नए आइडेंटिफाई हुए जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव आया। ये बात होती थी ना, ये इन्फेक्शन रेट था। फिर जब वैक्सीनेशन हो गई तो फिर वो साथ ये बताना शुरू हो गए कि भाई फलां सिटी के अंदर इतने लोगों को वैक्सीनेशन के थ्रू रिकवर कर लिया गया, इतने लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया जो कि रिकवर हो चुके थे। तो साथ में रिकवरी रेट भी जो होता है, वो भी बायोस्टैटिस्टिक्स के हमें डिफरेंट रूल्स जो होते हैं वो बताते जा रहे होते हैं। वो मैथमेटिकल जो उनकी वैल्यूज, उनको हम थ्योरेटिकल और वैल्यूज में जो चेक कर रहे होते हैं, वो भी हम उसमें देख रहे होते हैं। फिर इसके साथ साथ हम एक और चीज चेक करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, कि जो वैक्सीन हम लोगों को दे रहे हैं क्या वो सभी के ऊपर ही एप्लीकेबल है, सभी के ऊपर इफेक्टिव है या नहीं है। आपको पता है ना, वैक्सीन भी लोगों ने डिफरेंट कंपनीज की वो लगवा रहे होते थे कि कोविड की ये फलां कंपनी, ये फलां, कुछ लोगों को ये सुजेस्ट की गई, कुछ लोगों को दूसरी वाली सुजेस्ट की जा रही होती है। तो वो इफेक्टिवनेस भी देखनी है कि जो हमने एक्चुअल में वैक्सीन जो हम जिन लोगों को हम दे रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर उसका असर भी हो रहा है या नहीं हो रहा, कितने लोगों पे ये इफेक्टिव हुई और कितने लोगों पर ये नॉन इफेक्टिव रही है। तो ये जो चीजें तीन हमने देखी, ये एपिडेमोलॉजी के अंदर एक्चुअल में साथ में ये चीजें चेक की जा रही होती हैं। तो ये एक्चुअल में बायोस्टैटिस्टिकल डाटा हमें बता रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी जेनेटिक्स, कि बायोस्टैटिस्टिक्स जेनेटिक्स के अंदर कैसे काम आएगी। आपको पता है ना कि एक्चुअल में जो ये जेनेटिक रिसर्च की जाती है, जेनेटिक्स आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जेनेटिक्स में एक्चुअल में क्या होता है, जो करेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिटेंस लेके आते हैं, यानी कि वो ट्रेड्स जो करेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आ रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने देखनी होती है कि कौन से कॉम्बिनेशन वाले दो लोग अगर आपस में उनकी मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर कौन से करेक्टर आएंगे। सपोज कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि जी जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। तो ये जेनेटिक्स है, ये उनके जीन्स के अंदर आ रही है बात।
अब वो यहां से एक अजम्पशंस बनाती हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो हम करते हैं ना, कि भाई आपके इतने ऑफस्प्रिंग अगर होंगे तो उनमें कितने लोगों के अंदर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, कितने के अंदर बी पॉजिटिव होगा और कितने लोगों में ए बी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो ये जो एक्चुअल में जेनेटिकल जो न्यू मेकअप बनता होते हैं ना, जो नए कॉम्बिनेशंस बनने होते हैं, ये भी हम बायोस्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज करके हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई प्रिडिक्शन दे देते हैं कि ऐसा जेनेटिक मेकअप बन सकता है। ये तो चले मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक सिंपल ब्लड ग्रुप की, लेकिन बहुत सी ऐसी भी तो चीजें होती हैं ना कि जो डिजीज होती हैं, बहुत सी जेनेटिक डिजीज जैसे कि कैंसर है, हेपेटाइटिस है, ये सारी जो डिजीज वगैरह आती हैं, ये कहां से, ये पेरेंट्स से कैसे उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रही हैं, तो वो सारा हमने यही देखना होता है। ठीक है ना, कि भाई वो उनका मदर फादर दोनों का डीएनए, आपको मैंने एक हमने फर्स्ट चैप्टर में जेनेटिक काउंसलिंग पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, मैं तो वो आपको बताया था ना कि वो एक्चुअल में कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि दोनों पेरेंट्स के डीएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर उनका कोई इशू है तो वो उनको बता रहे होते हैं कि भाई आपके अंदर हमें जेनेटिक मार्कर मिले। एक मार्कर्स होते हैं जेनेटिक, ये इस तरह के मार्कर नहीं होते, वो एक्चुअल में जेनेटिक मार्कर्स होते हैं। वो जैसे कि कैंसर के लोग होते हैं ना, उनके अंदर वो जेनेटिक मार्कर्स हो सकते हैं, और वो मार्कर्स कहां पर मौजूद है, वो एक्चुअल में बायोस्टैटिस्टिक्स हमें टेक्निक्स बताती होती है कहां पर पड़े होते हैं। ये जेनेटिक मार्कर्स आपको सपोज कोई जेनेटिक डिजीज के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि कैंसर की डिजीज हो गई, जिसमें आपके पास आ जाती है डायबिटीज कर लो, डायबिटीज और कैंसर कर लो, दो ये ऐसी डिजीज हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब डायबिटीज और जो कैंसर है, ये जिन जीन्स की वजह से होते हैं ना, वो जीन्स एक्चुअल में वहां पर जेनेटिक मार्कर्स लगे होते हैं जहां से आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस पर्सन के अंदर ये जेनेटिक मार्कर्स मिले हैं। इस बात का मतलब है कि इस पर्सन के अंदर ये जो कैंसर की एक्चुअल में डिजीज है, ये आगे उनके बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है। सेम डायबिटीज की भी होती है। ये फिर प्रिडिक्शन की जा रही है, जेनेटिक प्रिडिक्शन की जा रही है इसमें कि भाई ये अगर दो लोगों में कैंसर है उसमें, और फिर वो ये भी देखते हैं कि कैंसर किस क्रोमोसोम किस जीन्स की वजह से हो रहा है, और वो चीज चेक करने के बाद वो फिर बता देते हैं कि भाई आपके 100% चांसेस है कि आपके जो नए ऑफस्प्रिंग होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, उनमें ये डिजीज के फैलने के चांसेस है, उनमें ट्रांसफर हो सकती है ये डिजीज। तो जेनेटिक मार्कर्स एक्चुअल में ये आइडेंटिफाई करना, ये प्रिडिक्ट करने का जो काम होता है, वो भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो हमें बायोस्टैटिस्टिक्स जेनेटिक डिजीजेस को भी कंट्रोल करने में, उनकी प्रिडिक्शन करने के बारे में हमें ये जो जेनेटिक्स होती हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, वो भी जेनेटिक्स में हेल्प कर रही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसमें क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर में हम बातें ढूंढते हैं। एग्रीकल्चर में बताया जाता है जी क्रॉप्स की यील्ड कितनी होगी, ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, कि आपने कोई नया फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में किसी कंपनी ने, आपने वो चेक करना है कि जी वो फर्टिलाइजर कितना अच्छा आ रहा है। फिर आपने देखा कि कोई आपने पेस्टिसाइड वगैरह आपने यूज की है, तो कितनी हद तक उसमें रेजिस्टेंस आ गई है उन पेस्ट के खिलाफ, उन डिजीजेस के खिलाफ। ठीक है, क्रॉप यील्ड मतलब ये है कि आपने कोई क्रॉप्स उगाई है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास कितने यानी कि उसकी यील्ड कितनी अच्छी हुई है। अच्छी कैसे हुई है, आपने कोई अच्छा सा फर्टिलाइजर उसमें ऐड किया है, ठीक है, उस फर्टिलाइजर्स ने उसकी क्या की है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन कितनी बढ़ा सकता है वो। दूसरा, आपने कोई ऐसी पेस्टिसाइड यूज की या ऐसे प्लांट्स इंट्रोड्यूस करवाए जो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे आती है। प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो पेस्ट आके बैठते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी हम प्लांट्स बना चुके हैं। फिर उस पेस्ट की वजह से अगर कोई डिजीज हो जाती है तो भाई कितनी हद तक वो डिजीज नुकसान कर सकती है। ठीक है, ये सारी प्रिडिक्शन, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये ट्रायल्स वगैरह लगाए जाते हैं। आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर की जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम देख रहे थे, उसमें हमने कहा था कि जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और आपके पास कंट्रोल ग्रुप बनाए जाते हैं ना, देखो अगर 5 ग्रुप्स बना लिए जाएं, 4 उसमें से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कर लो और 1 कंट्रोल ग्रुप कर लो। 4 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे, एक फर्टिलाइजर, एक ग्रुप नंबर 1 के अंदर थोड़ा फर्टिलाइजर डालेंगे,
दूसरे के अंदर ग्रुप 2 के अंदर ज्यादा फर्टिलाइजर, थर्ड में उससे ज्यादा और फोर्थ में उससे ज्यादा डाल रहे होंगे। आप चेक ये करना चाह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर मैं यूज कर रहा हूं वो कितना अच्छा है, तो ये जो वैल्यूज और नंबर्स वगैरह आप उसमें बता रहे होंगे, फिर आप उस हिसाब से बताते हैं कि जो ग्रुप के अंदर आपने सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर ऐड किया तो हो सकता है उसकी ग्रोथ सबसे अच्छी हो। ठीक है, तो ये इस तरह से फिर आप एज्यूम कर सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाला फर्टिलाइजर आप ऐड करेंगे इतनी अमाउंट में तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक्चुअल में आप इसमें देखते होते हैं कि जी डिफरेंट टाइप के आपके पास जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको पता चल जाता है। तो इसमें आपकी बुक ने जो एग्जांपल दी है वो कह रहे हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वेरियस, यानी कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वीट। ठीक है, उनके बारे में जब आप ये सारा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहां पे बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स आप अप्लाई करते हैं और उसमें आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पे बायोस्टैटिस्टिक्स आ जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है जी क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले भी हमने ये चेक किया था, आपको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। हम विदाउट बायोस्टैटिस्टिक्स आजकल कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं लगाते। हम किसी भी मेडिसिन जब नई बना लेते हैं तो हम पहले बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई करके उस ड्रग्स के डोज प्रिपेयर करते होते हैं। ठीक है, इसमें क्रूशियल रोल है। आप जब क्लिनिकल ट्रायल लगाने लगते हैं उसको सबसे पहले डिजाइन करना होता है, बायोस्टैटिस्टिक्स चाहिए होती है, हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, तब भी हमें बायोस्टैटिस्टिक्स चाहिए होती है। फिर हमने नई मेडिसिन का या नया ट्रीटमेंट लेके आना है मार्केट के अंदर किसी भी डिजीज के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बायोस्टैटिस्टिक्स को लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर रहे हैं एग्जांपल उन्होंने दी है कि आपने एक मेडिसिन बनाई है, नई न्यू मेडिसिन बनाई है, आपने वो 2 लोगों पे अप्लाई की है। एक पर्सन पे आपने जो अपनी मेडिकेशन बनाई है उसको चेक किया, हम लिख लेते हैं जी न्यू मेडिसिन जो आप प्रिपेयर करके लेके आए आपने वो चेक की। ठीक है, और इसी के साथ आपने एक डमी सी मेडिसिन बनाई है जिसको हमने प्लेसेबो का नाम दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कौन सी इफेक्टिव है ये चेक करना होता है हमने। ठीक है, एक मेडिसिन सपोज कर ले मैंने प्रिपेयर की है, मैंने 2-3 पेशेंट मैंने लिए, मैंने कहा कि इनके ऊपर मैं चेक करता हूं। एक पर्सन को मैंने जो मेडिसिन प्रिपेयर की है वो खिलाता है, 20 दिन के लिए वो खिलाई है। सेकंड हमारे पास ऐसा पेशेंट, उसको मैंने एक डमी मेडिसिन दी है, मैंने उसको प्रॉपर मेडिसिन वो नहीं दी जो पेशेंट नंबर 1 को दी थी मैंने। सेकंड जो पेशेंट होगा मैं उसको वही मेडिसिन में उसके ऊपर सपोज करो कि मैं उसके ऊपर चेक करना चाह रहा हूं कि ये कितनी अच्छी बनी, उसका कोई फायदा होगा या नहीं हुआ। तो दोनों को मैंने 10 दिन मेडिसिन खिलाई, 10 दिन के बाद मैंने रिजल्ट चेक करने कि जो मेरी एक्चुअल मेडिसिन थी ना जो मैंने पेशेंट 1 को दी उसका क्या इफेक्ट आया, और जो मेरी सेकंड जो थी, जो सेकंड पेशेंट है जिसको मैंने एक डमी सी मेडिसिन खिलाई है वो प्योर नहीं है, वो प्रॉपर एक सिंपल जस्ट नाम दिया कि वो मेडिसिन उसको बताया नहीं है पेशेंट को, बस वो खिला दी है। ठीक है, अब 10 दिन के बाद मैंने दोनों को चेक करना है कि जो मैंने सही वाली मेडिसिन खिलाई थी वो कितनी इफेक्टिव रही है और जो सेकंड वाला था उसको मेडिसिन दी है तो उसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल के अंदर मैंने डिफरेंट जो एक्चुअल में डिफरेंट एक डिजाइन करना होता है कि ये इतने मैं पेशेंट को लूंगा, इतना मैं सैंपल साइज रखूंगा और इतनी मैं मेडिसिन का डोज रखूंगा। बच्चे होंगे तो मेडिसिन का डोज कम रख रहे हैं, थोड़े से एडल्ट पर्सन होंगे उनके लिए मेडिसिन का डोज अलग होगा। ये जो डोज की वैल्यू आप पढ़ते होते हैं ना मेडिसिन के ऊपर, ये 6 mg है, 50 mg है, 100 mg है, 500 mg है, ये एक्चुअल में उस डोज को हम बायोस्टैटिस्टिकल मेथड से ही पहले उन डोज को हम चेक करते होते हैं। उन डोज को प्रिपेयर करने के लिए ये सारी चीजें हम फिर उसमें एक्चुअल में बायोस्टैटिस्टिक्स रूल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल थी यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स की कि हम इनको कहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप हमसे जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।